तो सबसे पहला सत्य ये है कि विश्व इतिहास में विभिन्न जातियां या कबीले खड़े हुए और उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के फेंक दिया, पूरी दुनिया को हिला के फेंक दिया। इसका मतलब उनकी मिलिटेंसी में कुछ दम था जिनने उन्हें विजेता बनाया पूरी दुनिया में। अब आप आइए सबसे पहले मंगोल में, चंगेज खान मंगोल था। अब चंगेज खान चल पड़ा दुनिया जीतने, ठीक। अब उसने जो है रोम को भी लूट पहुंच गया वहां पे। यूरोप में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है पीली लहर, यानी उनको जिसको डार्क एज करके खत्म कर देते हैं बाद, वो मंगोलों द्वारा लगाई हुई इनकी पिटाई है, सब जीत के फेंक दिया उन्होंने। हाँ, आज जो यूक्रेन पढ़ रहे हो, यूक्रेन पे भी उसका शासन था, रूस पे भी उसका शासन था, हाँ, रोम पे भी उसका शासन था उधर, और उधर अरबों पे भी था। अरब बगदाद को तो ऐसे उठा के फेंक दिया मंगोल ने, चंगेज खान। हाँ, तो अब कौन सा देश ये शिकायत करे कि चंगेज खान हमारे यहाँ आया? चंगेज खान कौन सा धर्म मानता था बताओ? चंगेज बौद्ध था, धर्म उसका एक तो अपना प्राकृतिक धर्म था मंगोलों का, लेकिन जो ओवरलैपिंग धर्म था उसके पास वो क्या था? बौद्ध। तो बताइए साहब, चंगेज खान ने जीता तो कहीं उसने ऐसा करा कि साहब इस वाले को जीतेंगे और इस वाले को नहीं जीतेंगे, तो ये बहुत महान लोग रहते हैं, इन्हें छोड़ दो हम दूसरी तरफ चल रहे हैं, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। सेम टू अरब। जब अरबों में शक्ति आई, मोहम्मद साहब के बाद एक हुए, तो अरब मुसलमान और ईसाइयों में अंतर यह है कि इनका मुसलमान ईसाइयों का रिलीजन चलता था अपने राजाओं के पीछे। जो ईसाई राजा हुआ उसके पीछे सारे पादरी और धार्मिक लोग लग गए और उन्हें बल पहुंचाते थे। लेकिन इस्लाम में राजा भी वही है और धार्मिक गुरु भी वही है, खलीफा। हाँ, तो राजा किंगडम। तो अरबों के अंदर जब उनका उत्कर्ष हुआ तो मैंने कहा कि उन्होंने यूरोप को हिला दिया। 14 युद्ध हुए, उन्हें तो नहीं हरा पाए ईसाई। स्पेन यूरोपियन कंट्री है, स्पेन पे उनका नियंत्रण कायम हो गया, उनका हेडक्वार्टर बन गया स्पेन में। अफ्रीका में उन्होंने हरा दिया, अफ्रीका तक पहुंच गए, मिस्र तक पहुंच गए, हरा दिया मिस्र को, ठीक है। ईरान को हरा दिया और उन्होंने सिंध पे आक्रमण भी करा। अब आप कहना ही चाहते हो कि सारी दुनिया में तो उन्होंने करा, वो तो एक अलग बात है, हमें पता भी नहीं ना हम जानते। हमारी बात यह कि वो भारत में क्यों आ गए? तो भाई कोई कौम उठी है, वो आई। पहले इस बात को समझे ना, भारत में जो लोग थे उन्होंने क्या करा, उसे भी हमें गलत ढंग से पढ़ाया जाता, उसे भी समझे। तो अरब उठे और सिंध तक आ गए। अब आप देखिए कि उस समय का निजाम क्या था कि जो जीत लेता था राजा राज्य, वो अपने धर्म का सबको बना देता था। ईरान बहुत बड़ा राष्ट्र था। ईरान के लोग कौन थे? पारसी लोग थे ना, उनका सूर्य की उपासना करते थे, वो अलग धर्म था। है? इस ईरान को हराने के बाद डिक्लेयर हो गया कि सबको मुसलमान बनना है, राजा कोई नहीं, सारी जनता को मुसलमान बनना है, और सारी जनता मुसलमान हो गई। हिंदुस्तान में ऐसा हुआ भी नहीं, और जो इन ईरानियों को मुसलमान नहीं बनना था वो भाग के हिंदुस्तान आ गए। पारसी है नहीं हिंदुस्तान में, जिन्हें नहीं बनना था वो भाग के हिंदुस्तान आ गए, कुछ दूसरे देश में चले गए। लेकिन डिक्लेरेशन हो गया ईरान को हराने के बाद कि आप सब मुसलमान हैं यहाँ। तो अरबों ने ईरान के साथ करा ना, ये उन्होंने अफ्रीका के साथ करा,
उन्होंने स्पेन के साथ करा तो उन्होंने सिंध के साथ भी करा। सिंध के राजा को हरा के क्या किया उसने, जब भैया मुसलमान हो गए। अब जिन्हें मुसलमान नहीं बना था वो हिंदुस्तान को अंदर को भागे, आ गए ना जाट हरियाणा में भाग के वहां से। और जिन जाटों को मुसलमान बनना था वो मुसलमान बन के जाट अब भी हैं वहां पे सिंध पाकिस्तान में है। ये हिंदुस्तान में जो जाट इधर को आए, हरियाणा में बसे हुए, इधर को बसे हुए, ये तभी आ गए सब। तो ये घटना घटित हुई कि अरब लोग सिंध तक आए। अब उसकी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन कहानियां तो है भाई, उनके जहाज़ों को पकड़ लिया राजा ने, हमारा राजा नहीं झुका तो वो उसका सेनापति था एक 19 साल का नौजवान, उसने आके हरा दिया। लेकिन हरा दिया तो हरा दिया, मुसलमान बना लिया तो मुसलमान बना लिया। ये है अरब कहानी 1, पार्ट नंबर 1, जो घटित हुआ कहाँ, सिंध पे, समझिए। अब पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 शुरू होता है कि अरब के व्यापारी जब मुसलमान नहीं बने थे, जब मुसलमान नहीं बने थे तब भी वो भारत के, दक्षिण भारत के तट पे व्यापार करते थे और आके रहते थे। अब व्यापार उस समय समझिए, समुद्र के जहाज से कोई व्यापार करेगा तो 3 महीने लग रहे हैं उसे, मान लो है। फिर यहाँ आएगा तो 1 दिन में तो चला नहीं जाएगा। यहाँ भी उसको कॉलोनी चाहिए, बस गया, फिर सामान खरीदेगा, फिर सामान लेके जाएगा। तो अरब के लोग दक्षिण भारत में जगह जगह कुछ कुछ लोग बस गए थे, जो अरबों का व्यापार हिंदुस्तान से चलता था। अब जब अरब मुसलमान बने, इस्लाम को अपनाया, तो ये अरब के व्यापारी भी इस्लाम को अपनाया। अब इस्लाम को अपनाया तो ये क्या बनाएंगे वहां पे, मस्जिद। ये एक किताब और उसमें चले गए ना, ये तो मोहम्मद साहब प्रचार। तो ये तो व्यापारी आदमी है, लेकिन इनके अंदर भी जोश भर गया अपने धर्म को फैलाने का। और इन्होंने राजा से कहा भाई हम मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो राजा ने कहा एक विष्णु जी का मंदिर है, शिव का है, फलाने का है, मस्जिद ही बना ले भैया, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। बताओ, जो इस तरह सोचता है उसे क्या फर्क पड़ रहा है, मस्जिद ही बना ले। तुम रहते हो, तुम पूजा करने के लिए अपना पूजा स्थल बना लो, ठीक है। अब चूंकि जोश आ गया तो जो उनसे काम में जुड़े हुए हैं, गरीब आदमी है बहुत सारे, उन्होंने कह दिया भाई इस्लाम को अपना लोगे तो तुम हमारी कम्युनिटी के साथ रहोगे। कुछ लोग और उनकी तरफ रहने लगे। आदिवासी समाज है बहुत सा, वो तो कम्युनिटी में चले गए। ये घटना हुई साउथ में, इसलिए भारत में इस्लाम का आगमन। तो साउथ में अलग घटना घटित हो रही है और नॉर्थ में अलग घटना घटित हो रही है। दोनों घटनाओं का अंतर समझना, ठीक। अब तीसरी घटना है कि जब मंगोलों ने अरबों को पीट दिया, ध्वस्त कर दिया अरबों का खेल उन्होंने इधर से, और सब मंगोलों का शासन हो गया, और ईरान को भी पीट दिया। तो ईरानी तो चूंकि थोड़ा समझदार थे, किस्म के थे, वो भले ही उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। तो ये तुर्क लोग जो है, तुर्क उनकी फौजों में भर्ती होते थे, जैसे कोई मिलिटेंट कौम होती है ना, तो ऊपर जंगलों से आते थे उतर के, कबीलाई समाज के लोग थे ये, और ये तीर चलाने में बड़े एक्सपर्ट होते थे। तो ये उनकी फौजों में काम करते थे राजाओं के। इन्होंने तुर्कों को इस्लाम धर्म कबूल करवा के और मंगोलों से लड़ा दिया। जब मंगोलों से इन्हें लड़ाया तो ये भी मिलिटेंट मंगोल की टक्कर की कौम थे, और मंगोल से और इनमें अंतर ये था कि मंगोल तो वेग से आक्रमण करता था, घोड़े से, सामने हथियार से। ये भागते हुए भी तीर चला लेते थे पीछे, घोड़े पे भागते हुए ऐसे पलट के और पीछे तीर मार देते थे। तो तुर्कों को जो इन्होंने राज्य का स्वाद लगाया कि भाई तुर्क ही बचाएंगे हमारे से, मिलिटेंट ही बचाएगा ना, अब अरबों के बस दम नहीं रहा लड़ने का,
तुर्कों को। अब तुर्क जो हो वाले तुर्क थे, सोल्जक तुर्क जो थे खास तौर से, अब जब उन्हें सत्ता का स्वाद लग गया तो उन्होंने कहा यार खिलाफत तुम जो करोगे अब हम ही करेंगे ना। खिलाफत कौन करेगा? हम करेंगे। खलीफत बगदाद से उठा के वो जाए दूसरे। अब ये है ट्राइब, ये अरबों के बराबर भी समझदार नहीं है ना ईरानियों की तरह समझदार है। ये क्या है? ट्राइब, आदिवासी मतलब ट्राइब, लड़ाकू मिलिटेंट कौम है। जैसे मंगोल वैसे ही है, कबीले में रहते हैं, कबीले की ताकत है, कबीले को मानते हैं, अपने ग्रुप को मानते हैं, उसको लेके चलते हैं। ग्रुप के लिए जान दे देंगे सब, अपने ग्रुप के लिए सब जान दे देंगे। तो ऐसे ग्रुपों ने मिलके खिलाफत ही उठा के अपनी बना ली। अब तुर्क हो गया खलीफा। अब अरबों को तुर्कों के अधीन रहना है। इस्लाम है, इस्लाम, ठीक है। और ईसाइयों से भी छीन लिया इन्होंने यूरोप का आधा हिस्सा, मंगोलों के बाद इन्होंने छीन लिया। तो टर्की हो गया विशाल साम्राज्य, केंद्र हो गया, ठीक। अब मंगोलों का उत्कर्ष उतार पे गया तो पामीर के पठार पे जो जगह है यहाँ पे, अब क्या था जब चंगेज खां चला ना तो बहुत से कबीले अपने आप को मंगोल कहने लगे। ऐसा होता है ना, जिस कबीले का नाम चल रहा है तो सब एक दूसरे को मंगोल समझ रहे, जो भी उसकी फौजें बढ़ती है मंगोल कहने लगे। अब ये अपने आप को तुर्क कहने लगे। अब तुर्कों की चली तो वो पामीर के पठार तक बहुत से लोग अपने आप को तुर्क कहने लगे। अब उसमें, हाँ, उसमें जैसे एक आदमी तैमूरलंग था, उसका परिवार पहले अपने आप को मंगोल कहता था, फिर वो तुर्क कहने लगा। क्योंकि अब मंगोल कमजोर हो गए, तुर्क हो गए, तो हम भी तुर्क है सब ट्राइब। तो ये तुर्क जो है ना, ये तुर्क जाति का उत्कर्ष है। अब तुर्क जाति का जब उत्कर्ष आया तो हर सरदार जो है, कबीले तो बहुत सारे हैं इनमें, हर सरदार को अपना राज्य चाहिए। यार एक ने तो बना लिया सेंटर इतना बड़ा, हम रह गए, हमें भी एक राज्य चाहिए। तो इन्होंने आक्रमण करा, छोटे छोटे राज्य छीनने शुरू कर दिया। इसी में महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी, इन्हीं में महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी, इन्होंने अपना, महमूद गजनबी ने जैसे गजनी में अपना राज्य बना लिया। अब गजनी में जो राज्य बना लिया उसने, तो क्या वो तुर्कों से लड़ने जाएगा उधर को? वो तुर्क तो उससे ज्यादा ताकतवर थे, मारपीट करेंगे उसे, हाँ। और जहां का वो रहने वाला है इधर का पामीर के पठार के इधर के तुर्कों का, इसमें भी नहीं जाएगा लड़ने, तो किधर को आएगा? हिंदुस्तान की तरफ को आएगा। ये ज्योग्राफिकल उसकी कंडीशन है, वो कहाँ को आगे बढ़ेगा भाई, कहाँ से लूटेगा वो? जब सब तुर्कों का साम्राज्य उसके पीछे चारों तरफ, तो जहां तुर्कों का साम्राज्य नहीं है वहीं तो आगे बढ़ेगा। तो गजनी में अगर सुल्तान बन गया महमूद गजनबी तो वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ गया। अब यहाँ सोना चांदी है मंदिरों में, और ये उत्तर भारत वाले लोग अपने आप को कहते हैं धर्म योद्धा। जो दक्षिण का व्यापारी वो धर्म योद्धा नहीं कह रहे अपने आप को, हम धर्म योद्धा है। क्योंकि अब इस्लाम के नाम पे उन्हें तुर्कों के अलावा और भी कम्युनिटीज मिल रही हैं साथ में। इस्लाम कबूल हुआ तो फिर वो कम्युनिटीज भी हैं, तो हम हैं इस्लाम के धर्म योद्धा। गाजी, अब महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान पे आक्रमण करे। अब लोग ये कहते हैं, हमें पढ़ाया जाता है कि वो लूट के ले गया। अरे लूट के इसलिए ले गया कि उसकी हिम्मत नहीं थी ना यहाँ रुकने की। और तुर्कों को मैंने बताया कि उन पे विशेषता थी तेजी से आने की, आक्रमण करके और निकल जाने की। लेकिन जो राज्य नहीं बनाना चाहता था ऐसा नहीं, उसने राज्य बनाने की कोशिश करी। हमारे यहाँ संभल में लड़ाई हुई, अरे उज्जैन तक इधर भी आया। लेकिन इधर एक अंतर था कि वो राज्य बनाना चाहता था, महमूद गजनबी का भतीजा है, तो उसको हरा दिया राजपूतों ने। उसको जो कन्नौज के राजपूत थे उन्होंने बकायदा आमने सामने की बैटल में हरा दिया। इसलिए संभल में जो सेंटर बना, गाजी जो होते हैं, ये जो उर्स और बाजार जो है बहुत ज्यादा है लोगों की, वो वही है सब लोगों की। एक बहुत बड़ा संभल में मेला लगता है, वो उन्हीं की याद में लगता है, जिन गाजियों को मौत की घाट राजपूतों ने उतार दिया था हिंदुस्तान में। अच्छा, वो मरे थे तो उसके लिए मेला लगता है अब तक? वो दोबारा आ गए ना उनके लोग एंसेस्टर,
तो ये मानते हैं कि कोई वाले हैं ये, मतलब वो उन्होंने यही मान के उन्हें प्रतिष्ठित किया कि भाई पहले हमारे गाजी आए थे, वो ठीक है, नहीं आए, अब हम आ गए। चौहान की पराजय के बाद मोहम्मद गौरी के लोगों ने जब वहां पे चौहान हार गया तो संभल हार गया, तो संभल में जब शासन स्थापित करा तो उन सबको याद कराना, भाई पहले वो आए थे, वो आए थे, वो आए थे, प्रतिष्ठित करा उन्हें। तो महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान पे बार बार आक्रमण करे, लेकिन वो उधर तो उसने अपना बढ़ा लिया थोड़ा सिंध विंध के आसपास, लेकिन ज्यादा आगे आने की जगह वो लूट के जाना ही पड़ा, उसे जाना ही पड़ा जहां उसने कोशिश करी। बात खत्म। अब भारशिव नाग जाति के लोग हिंदुस्तान में इन तुर्कों को हमेशा हराते रहे, पृथ्वीराज चौहान से पहले। हाँ, नाग जाति के भारशिव लोग कहलाते थे, और लिखते थे भारशिव नाग। कई राजा हैं, 10-12, पूरा तुम्हें वर्णन मिल जाए। तो वो लोग इन्हें हराते रहे, ये ज्यादा हिंदुस्तान में नहीं घुस पाए, लड़ाई चलती थी, वो लड़ाइयों को वर्णन। हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं इनको रोकने की किसी को भी, उनका कोई वर्णन हमारे पास नहीं है ना। पृथ्वीराज चौहान का ही आ जाता है बस। उसी क्रम में फिर पृथ्वीराज चौहान आ गए, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, कहते हैं 14 बार हरा दिया। अब जो भी उसमें 2 बार हराया, 6 बार, हाँ 2 बार, लेकिन 2 बड़ी लड़ाइयाँ हैं। अब पहली लड़ाई में लोग कहते हैं, देखो लिखना आसान होता है, पहली लड़ाई में कह रहे पृथ्वीराज चौहान ने पीछा नहीं करा। अब बताओ, तुरंत तो साला पलट पलट के तक तीर चला रहा था, ये पीछा कैसे करते उसको, भाग गए वो। अब दूसरी लड़ाई में वो आए। अब इस सब में जितनी भी कहानी है पृथ्वीराज चौहान की, सब जो अंग्रेजों ने इतिहास लिखाया ना, ये तो आप जानते ही, मैंने उस दिन बताया, इन सब कहानियों के कई कई वर्जन मिल जाएंगे आपको, एक ही कहानी नहीं मिलेगी, 10 कहानी मिल जाएंगी आपको। अब आप सोचिए कि वास्तविक कहानी क्या है। अब एक कहानी ये है कि महमूद इसका मोहम्मद गौरी का एक भाई जो है वो पृथ्वीराज से शरण लेने आ गया, शरण लेते थे लोग, पृथ्वीराज चौहान ने चूंकि शरण दे दी इसलिए लड़ाई चली। ये भी है। जयचंद वाली कहानी हम लोगों को ज्यादा समझा दी गई है, संयोगता वाली, है ना, वो ज्यादा समझा दी गई है, तो वो दिमाग में ज्यादा रहती है। लेकिन एक्चुअल तो राज्य विस्तार का क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान को नाना का राज्य भी मिल गया, पृथ्वीराज चौहान की सीमा जब वहां तक हो गई तो पृथ्वीराज चौहान ही तो लड़ेगा उससे, या हिंदुस्तान के दूसरे राज्य भी बिना मतलब लड़ने पहुंच जाएंगे। कोई लड़ा है? जो खुद है वो लड़ा है। तो पृथ्वीराज चौहान की इसलिए लड़ाई। अब हमारा जो भी बात शुरू हुई वो यहाँ शुरू हो गई कि पृथ्वीराज चौहान लड़ाई में हार गए। लड़ाई में आ गए तो देखिए, गौरी को भी बहुत दिलचस्पी नहीं है हिंदुस्तान में, साला गुलाम को दे गया अपने राज्य। जो खरीदा हुआ गुलाम है उसे राजा बना के चला गया। अगर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा सपना उसके दिमाग में होता तो नहीं था, उसे बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं उसने करी हिंदुस्तान रहेगा या नहीं, मरो या जियो, मैंने जीत दिया और अपने गुलाम को सौंप दिया और निकल दिया मोहम्मद गौरी। अब गुलाम का टिकना कितना मुश्किल था कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरी दुनिया हिंदुस्तान में शासन था? अरे दिल्ली के आसपास शासन था जरा सा। आप रजिया सुल्तान की कहानी पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि 30-40 कबीले के लोग थे, 30-40 सरदार थे, उनका सामूहिक फैसला होता था, सब मिलके जिसे चाहे उसे राजा बनाते थे। तो कितनी कमजोर कहानी थी, है? तो ये लड़ते रहे। अब इधर से चूंकि जीतते हुए आए थे सिंध से, तो यहाँ लाहौर में या यहाँ जो इनका सरदार टिक गया था वो ज्यादा पावरफुल होता था दिल्ली वालों से, तो रजिया सुल्तान ने उसकी मदद से कोशिश करी टिकने की। ये सब लड़ाई है। अब इन्होंने अफगान लोग जो है ना, जैसे वहाँ के लोग गुलाम हो गए, इस्लाम को कबूल कर लिया, ऐसे अफगानों ने कर लिया। तो ये अफगान शुरू में जाए तो दास बन के आए, लेकिन अफगान जो है ना वो स्वतंत्रता प्रेमी इतना है कि वो मुसलमान बनने के बाद भी ये सोचता रहे कि तुर्कों से एक दिन निपटना जरूर है। तो दौलत खान लोधी ने छीन लिया राज्य, इब्राहिम लोधी आ गए, इन्होंने दौलत खान लोधी ने छीन लिया ना राज्य, अफगानों पे आ गया अब राज्य। जब अफगानों पे राज्य आ गया तो जो तुर्कों की दुनिया में इतनी बड़ी हुकूमत है तो उन्हें चिंता होगी ना
यार ये तो अफगानों में चला गया। तो बाबर तो उस समय 14 साल की उम्र में जीत रहा था स्टेट पे स्टेट, छोटे छोटे तुर्कों के। अरे बाबा ही साला चला जाए तुर्कों पे खिल्ला है, क्योंकि तुर्क लोग बाबर को तुर्क मानना है और मंगोल उसके साथ है, तो उसकी डबल ताकत है। सारी मुगल सल्तनत में राजाओं की हिफाजत मंगोल करते थे, क्योंकि वो अपनी नंसाल से ज्यादा कंसर्न थे। मुझे डर लगता था कि दूसरा तुर्क मार देगा उन्हें, मंगोल हिफाजत करेंगे। बैरम खान मंगोल था। तो ये जो यहाँ इब्राहिम लोदी आया, ऐसे जीतने बाबर आया। अब बाबर ने हरा दिया इब्राहिम लोदी को। अब बाबर ने हरा दिया तो लोग अफगान लोग संगठित काय के किस नेतृत्व में हो गए? शेरशाह सूरी के। उन्होंने कमजोर पड़ते ही हुमायूं को हरा दिया। हाँ, तो क्या अफगान और तुर्कों की लड़ाई हिंदुस्तान में हो रही, उससे हमें कोई मतलब नहीं? सब मुसलमान थे, हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लग रहे थे क्या? हाँ, और उनकी आपस में नहीं सुलझ रही थी। शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं का पीछा कराया तो हुमायूं भागता हुआ गया ना, वहां तक, काबुल तक। कह रहे पीछे पीछे इसकी फौज आ रही है, भागो 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 दौड़ो। काबुल में जाके शरण मिली भाई के पास, फिर लौट के आया बाद में, ताकत बनी, शेरशाह सूरी की डेथ हो गई। तो ये लोग आए हिंदुस्तान में, इधर तलवारबाजी हुई, जो भी आया। लेकिन मेरा कहना ये कि इन लोगों की हिम्मत आपको छूने की नहीं थी, आपके गांव को छूने की नहीं। ये बात बड़ी क्लियरली समझ लीजिए, दिल्ली के आसपास तक गांव की छूने की नहीं थी। और इसमें जो सबसे बड़ा राजा हुआ तुर्कों में, वो खिलजी वंश के लोग हुए, जिन्होंने साम्राज्य को दूर दूर तक फैला दिया। ठीक है, खिलजी तुर्क। अब खिलजी तुर्कों में जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसकी कहानी को हमें समझना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के सामने पहली समस्या यह आई कि उसके पास सैनिकों को खिलाने के लिए अनाज नहीं था। हाँ? अब अनाज नहीं था तो उनने बंजारों को सेट करा कि भैया आप हमें हिंदुस्तान से जहां से भी इकट्ठा तुम्हें अनाज मिले, अनाज ले, और जहां भी ज्यादा होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत पावरफुल था, तो आसपास के गांव को लूट लाट के अनाज क्यों ना लूट लिया? सोचिए, हाँ, दिल्ली के आसपास के किसान नहीं दे रहे अनाज, तो बंजारे पूरे हिंदुस्तान से अनाज इकट्ठा करके अलाउद्दीन खिलजी की फौज के लिए ला रहे। अब बाद में ये बंजारे जो है, सत्ता का एक आनंद होता है, सब कम्युनिटी लेना चाहती है, आज भी लेना चाहती है। फिर बंजारों को लगा भाई तुर्कों के साथ रहना है, बहुत अच्छा है। अब तुर्क तो ज्यादा औरतें लाए नहीं थे अपने साथ, उन्होंने बंजारों से शादी भी शुरू कर दी। भारतीय समाज में संभव नहीं था, तो बंजारों में जब उन्होंने शादी कर ली तो बंजारे भी तुर्क हो गए। अब वो तुर्क बाहर के जो आए वो तो जरा से थे, लेकिन बंजारे भी तुर्क बन गए। अब अलाउद्दीन खिलजी के साथ दूसरी समस्या है, राशन व्यवस्था लागू करी, सुधार कर रहे हैं, बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं। राज्य तो जीत लिया, जीतना अलग है, चलाना अलग है। अब राज्य चलाना, अब चलाना है, तो इसमें हमें समझना ये है कि चैलेंज ऑफ इस्लाम को चैलेंज किसने किया? तो इस्लाम से पहले जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था, फैला हुआ, यूरोप तक पहुंच गया था, और ईरान में भी था, और सब जगह बौद्ध धर्म था। मतलब बौद्ध का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जैसे ईरान में पारसी तो थे, बौद्धों का प्रभाव था। और ये बौद्ध जो है लास्ट फेज के इस साइड में जितने भी बौद्ध थे ईरान तक, वो बौद्ध थे कौन? वज्रयानी संप्रदाय, वज्रयानी संप्रदाय। सिद्ध 84 सिद्ध माने जाते हैं, और सिद्ध का मतलब आप समझ लो कि वो आदमी इतना पावरफुल है कि जो आदमी उसके सामने आ गया वो उसका हो गया। जो तुम अध्यात्म की बात कर रहे हो, तो बौद्ध सिद्ध जो है इनकी पावर्स थी समझो, लेकिन तलवार तो उठाते नहीं थे। तो अब ईरान जब इस्लाम हो गया तो बौद्ध सिद्धों से प्रभावित लोगों ने विरोध जो शुरू करा, वो विरोध कहलाता है सूफी संप्रदाय। तो पहले शासकों ने शुरू के सूफियों को मरवाना शुरू करा,
यार ये क्या शुरू हो गया कि ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम को ही मानते हैं और कोई बात मानेंगे भी नहीं इस्लाम की। नाम भी मुसलमान रख लिया डर के मारे। अब बाप ने रख लिया, बेटा नहीं मानने, नाम में मुसलमान है लेकिन इस्लाम की बात कोई नहीं मानेंगे। हम क्या कहेंगे कि ईश्वर जो है उसका और हमारा एक रूहानी संबंध है, और मैं ईश्वर में हो जाता हूं। मैं क्या हो जाता हूं? ईश्वर में हो जाता हूं। ईश्वर और मैं एक हो जाते हैं। जो ब्रह्म में है वही मुझ में है, मैं ब्रह्म में लीन हो जाता हूं। तो वो कह रहा है जो अल्लाह में है वही मुझ में है, और मैं और अल्लाह एक हो जाते हैं। और ये दीवाने सूफी जो है विरोध करने लगे, चल पड़े। अब इनकी मजबूरी बन गई सूफियों को एक्सेप्ट करने की। समाज में तो इनकी स्वीकृति है। तो ईरान से सूफी आए, धीरे धीरे सिंध तक आए, तो उन्हीं में है शेख फरीद। समझ रहे आप बात? शेख फरीद। अब इधर हिंदुस्तान में क्या हुआ? हिंदुस्तान में जो बौद्ध सिद्ध थे, जब ये अरबों की तलवार आ गई, नाम हो गए, तो उन्होंने बौद्ध वाली बात छोड़ के गोरखनाथ ने अपना नया संप्रदाय, नाथ संप्रदाय शुरू करा। अब कहते हैं गोरखनाथ अपने गुरु को भी ले आए। अब मत्स्येंद्र नाथ जो है वो सिद्धों में भी गिने जाते हैं और गोरखनाथ के साथ भी गिने जाते हैं। यानी वो बौद्ध सिद्धों में भी है, हिंदुओं में भी है। इन्होंने हिंदू ही मान लिया।